आज हम वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे वैलेंटाइन डे प्रेम का दिन, प्यार का दिन के रूप में मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे केवल एक दिन का ही नहीं होता, जीवन में हर दिन वैलेंटाइन डे के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। वैलेंटाइन डे को हमने एक ही रूप दिया, प्यार का रूप दिया, परंतु भारतीय संस्कृति में तो वैलेंटाइन डे बहुत विस्तारित है। बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये भी एक प्यार का रूप है, मान सम्मान का रूप है। छोटे बच्चों को हम प्यार करते हैं, इसे स्नेह कहते हैं। और बड़े लोगों का जो हम सम्मान करते हैं उन्हें मान और इज्जत कहते हैं। पत्नी से जो प्यार करते हैं उसे प्यार कहते हैं, और दूसरों से जो प्यार करें उसे स्नेह या मान का रूप मान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो लव शब्द है वो केवल प्यार के लिए ही नहीं है। लव शब्द जो है वो बड़ों के सम्मान के लिए भी है, बच्चों के प्यार के लिए भी है, माँ बाप की इज्जत के लिए भी है। तो भारतीय संस्कृति में इसका अनेक रूप बताया है। तो वैलेंटाइन डे को हमने केवल एक साल में एक बार ही नहीं, हर दिन को हम वैलेंटाइन डे बनाए, दूसरों को प्यार प्रदान करके, दूसरों को स्नेह प्रदान करके। अब हम एक विषय अलग लेंगे और वो विषय है शूद्र और नारी। शूद्र शब्द जो है सुनकर के हमें नीची जाति के बारे में आभास होता है, परंतु वास्तव में भारतीय संस्कृति के अनुसार तो जातियां बांटी गई, वे इसलिए बांटी गई थी कि अपने अपने कार्य के अनुसार उनको जाति में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कि वो कार्य अपनी निपुणता से कर सके, अपनी योग्यता से कर सके। परंतु समय के अनुसार ये चीज़ें बदलती गई, क्योंकि प्रकृति ने तो सबको समान रूप में बनाया गया है। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, अपनी जगह सभी का महत्व है, सभी एक दूसरे के सहायक हैं, तभी हमारा समाज चलता है। प्रकृति की चीज़, कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। हाथी का भी उतना ही महत्व है जितना चींटी का महत्व है। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और यही सोचकर हमारे समाज में जाति पाति बनाई। जैसे ब्राह्मण का काम है विद्या ग्रहण करना और विद्या को प्रसारित करना, क्षत्रिय का काम है देश की और कमज़ोर व्यक्तियों की रक्षा करना, वैश्य का काम है खेती करना, व्यापार करना, और शूद्र का कार्य है इन सभी की सेवा करना। आज ब्राह्मण कहलाने के वे ही अधिकारी हैं जिन्होंने विद्या ग्रहण की है और विद्या का प्रचार किया।
अगर ब्राह्मण का बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कैसे रह जाएगा? नहीं रह सकता। एक क्षत्रिय का बेटा देश की सेवा करता है, अगर उसी की संतान कमज़ोर हो, डरपोक हो, तो वो वंश क्षत्रिय कहलाने योग्य कैसे रह जाएगा? इसी प्रकार जो वैश्य है वो खेती बाड़ी या व्यापार ठीक से नहीं करता, अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं करता, तो उसका बेटा वैश्य कहने का अधिकारी कैसे रह जाएगा? इसी प्रकार से जो शूद्र है वो सभी की सेवा करते हैं और उनके बदले में सेवा करने वाले जिनकी सेवा करते हैं वे उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से जाति पाति बनाई थी। शूद्र को हम निम्न मानने लग गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो आदमी सेवा करता है, स्वच्छता का कार्य करता है, जो कार्य हम नहीं कर सकते वो हमारा कार्य करता है, तो उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए शूद्र तो बहुत ही बड़ा है। और अगर शूद्र पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए, शिक्षा ग्रहण करके वो दूसरों को शिक्षा देना शुरू कर दे, तो ब्राह्मण का रूप हो जाता है। और वही शूद्र अगर देश की रक्षा बहादुरता से करे तो वो क्षत्रिय बन जाता है। और वही शूद्र जो है अगर ठीक से व्यापार करे तो वही जो है वैश्य बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख कर कानूनविद हो गए, हमारे संविधान के निर्माता बने, हालांकि वो शूद्र जाति से थे। श्री के.आर. नारायण पढ़ लिख करके विद्वान बने और हमारे राष्ट्रपति बने। तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव छोटा बड़ा नहीं होता है, और वो समय के अनुसार उनके मतलब बदल जाते हैं। इसी प्रकार नारी के बारे में, नारी पुरुष व परिवार के अंदर पुरुष व नारी के कर्तव्य निर्धारण किए हैं। पुरुष कमा करके लाएगा जिससे घर का खर्चा चले। पुरुष विदेशी यानी बाहर से क्या निभाए वो बातें करेगा, यानी विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का विभाग पुरुष के पास होता है। स्त्री घर की देखरेख करती है, गृह विभाग संभालती है। इस प्रकार गृह मंत्री देश के गृह विभाग को संभालती है। उसी प्रकार नारी भी जो है परिवार के, समाज के गृह विभाग को संभालती है, जो बहुत बड़ा कार्य है। हमने कई जगह मान लिया है कि स्त्री पढ़ी लिखी होकर के नौकरी ना करे, ये ठीक नहीं लगता। परंतु ये आप सोचिए, अगर पढ़ी लिखी नारी घर को चलाएगी तो कितना सुदृढ़ होगा, कितना अच्छा रहेगा। तो पढ़ी लिखी नारियों का ये जरूरी नहीं कि नौकरियां ही करें, बल्कि अपने घर को संभाले। इससे क्या है कि वो घर की समस्याओं को अच्छी तरह से संभाल पाएगी, अपने बच्चों को ठीक से देख रेख कर पाएगी, अपने परिवार वालों की ठीक से सेवा कर पाएगी। तो नारी तो समाज का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है।
अगर पुरुष व नारी दोनों ही नौकरी में लग जाएं तो घर को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, घर का भविष्य कैसे बनेगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से नारी का जो समाज का एक आधार है, इसको कभी भी नीचा समझना नहीं चाहिए, नीचा समझना नहीं चाहिए, नीचा समझना नहीं चाहिए। अब नारी के बारे में दो बातें और हैं। नारी बहू के रूप में, अरे वो दहेज के लोभियों, मत जलाओ ये बहुएं, बेटियों से कम नहीं होती ये बहुएं, आपके वंश को चलाती हैं ये बहुएं, आपके कुल को रोशन करती हैं ये बहुएं, आपकी भी बेटियां हैं किसी की बहुएं, आपकी भी बेटी नहीं सुरक्षित अगर जलती है ये बहुएं, वंश चमकेगा तुम्हारा अगर गुणवती होती है ये बहुएं, तो दहेज का क्या करोगे यदि अवगुणी ये है भाई बहुएं। तो बहुओं का हमें बेटियों से बढ़ के सम्मान करना चाहिए। अगर हम बहुओं का बेटियों का सम्मान करेंगे तो हमारे परिवार सुखी रहेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से सारी बातें बताई हैं शूद्र के बारे में और नारी के बारे में। नारी कभी अपने आप को बढ़ी हुई ना समझे। घर में रह करके नारी अगर ये सोचती है कि मेरा बंधन हो गया है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी नारियों का तो महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो अपने परिवार को, वो अपने समाज को, वो अपने देश को, वो अपने बच्चों को संभालने में बहुत बड़ी सहायक होगी। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारियों का कितना महत्व है, नारियों का कितना महत्व है, नारियों का कितना महत्व है और जातियों में शूद्र का कितना महत्व है। ये सही बात है। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज और उसके बाद फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद।